दोनों इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियोस क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। नहीं, मेरे ख्याल में कानून साजी की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हें वैलिड रीजंस देना होती है। 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो दो हुकूमतें, जो दो गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी। और ये सीधी सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ। बदकिस्मती से एक ऐसा माइंडसेट भी है जहां हमारे मुल्क में एक एक पाई की जरूरत है, जहां कभी सैलाब की बहाली के लिए या बाकी और फिस्कल चैलेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा सर उठा के ठहरे हैं, वहां पे एक माइंडसेट ये है कि नहीं, आप इलेक्शन पे इलेक्शन बस कराते जाएं। हम अगर इलेक्शंस में ही रहेंगे, अरबों रुपए वेस्ट करते रहेंगे, तो उसका भी फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और अभी आप बलीगुर रहमान साहब जो पंजाब के गवर्नर हैं उनकी बात सुन रहे थे। नाजरीन, आप समझ ही गए होंगे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बहस करेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात अप्रैल में होंगे या आम इंतखाबात के साथ सितंबर या अक्टूबर में होंगे। वफाकी वुज़रा के जो बयानात आ रहे हैं, इससे तो ऐसा लग रहा है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करके और आम इंतखाबात अक्टूबर के बजाय सितंबर 1 महीना पहले करके ये तमाम इंतखाबात इकट्ठे कराए जाएंगे। पर नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर सरापा एहतजाज है और जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुकी है। और आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बरवक्त इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, मगर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर 36 दिन इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर सकता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उनका कहना था वो 36 दिन मुशावरत करने के बाद जो हैं वो तारीख देंगे इंतखाबात के, और अभी 36 दिन पूरे नहीं हुए और ये दरख्वास्त कबलस वक्त है। अदालत ने कहा कि हम कबलस वक्त नोटिस जारी कर देते हैं और सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जमा करवाएं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मौज़म भट्ट ने क्या कहा वो भी आपको दिखा देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नर को लेटर लिखा है और कहा है 15 और 17 अप्रैल की डेट जो है वो आप इलेक्शन के लिए दे दें। इलेक्शन कमीशन के लेटर के जवाब में गवर्नर साहब ने कहा है कि हाँ, आपने ठीक कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, लेकिन आप एजेंसियों से पूछ लें, उसके बाद आप डेट रखें, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। गवर्नर साहब चूंकि आईन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए तहरीक इंसाफ ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की है ताकि अदालत के जरिए उन्हें परसुएट किया जाए, डायरेक्शन दिलवाई जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 5 पूरा किया जाए और इलेक्शन मुय्यना मुद्दत के दरमियान हो जाए। सो ये बैकग्राउंड था आज की प्रोसीडिंग। अच्छा, जब आप तो नाजरीन, अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये इलेक्शन मुलतवी करने के हरबे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब जो वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए दाखिला और एहतिसाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के सदर हैं। सलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, सलाउद्दीन अहमद वकील हैं और साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं। सबसे पहले इरफान कादिर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप तो कानूनदान हैं और जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लतीफ़ अफरीदी साहब, वो कह चुके हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अपनी बिल्कुल वफ़ात से पहले। उन्होंने कहा कि जी ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर जो है, एक दफ़ा जब असम्बलीज़ डिज़ोल्व हो जाएं, आपको इलेक्शन की डेट देनी है। तो फिर अब ये कौन से कानून के तहत जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो इलेक्शंस हैं ये डिले करेंगे? देखें, कानून में तो बिल्कुल डिले का जिक्र नहीं है, लेकिन डिले जो है वो किसी जेन्युइन वजह से अगर हो जाता है तो और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस तो वैलिड होंगे ना। वो इलेक्शंस को गैर आईनी या गैर कानूनी तो नहीं होंगे ना जी। ठीक है, मैं समझ गई, मगर आपसे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जाहिर है किसी जवाज़ के तहत ही इनको डिले किया जाएगा ना। तो अगर जिस तरह के खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जी हम तो आर्टिकल 6 लगा देंगे, उसके ऊपर जो ये फैसला करेगा कि जी डिले करें, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है अगर इस तरह के बयान आते हैं तो वो भी मोहतात हो जाते हैं। क्या जवाज़ होगा, कौन सा कानून होगा? देखिए, खान साहब को किसी ने सही समझाया नहीं है। बहुत सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें पाकिस्तान में डेली बेसिस पे होती हैं और हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है
वो आर्टिकल 6 उस पर नहीं लगता। अगर इस तरह से आप आर्टिकल 6 लगाना शुरू कर देंगे तो फिर तो हजारों लाखों लोग जो है जो कि गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं सबको आर्टिकल 6 लग जाएगा और वो सारे जेलों में चले जाएंगे और हुकूमतें सारी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे नहीं होता। मगर इरफान कादिर साहब, चूंकि आप बहुत सीनियर कानूनदान हैं और बड़ी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, फिर कौन सा ऐसा कानूनी जवाज़ होगा जिसके तहत ये इलेक्शंस डिले होंगे? कुछ तो जवाज़ देना होगा ना अदारों ने, जिस तरह के लॉ मिनिस्टर भी कह रहे थे। देखें, ये मफरूज़े पे मबनी है आपका सवाल। जब डिले होगी तो फिर अगर कोई जवाब किसी को पेश करना पड़ा तो वो करेगा ना। अभी तो फिलहाल तो कोई ऐसा डिले हुआ ही नहीं है, तो इन एंटीसिपेशन एक चीज हुई नहीं है, तो उस पर अगर कोई जवाब क्या पेश कर सकते हैं इस पर? अच्छा, चूंकि आपने कहा इन एंटिसिपेशन ये मफरूज़ों पे है, तो हमने आपको साउंड बाइट सुनवाई वफाकी वुज़रा के जो बार बार कह रहे हैं कि जी बड़ा महंगा होता है इलेक्शन और हम कोशिश करेंगे कि एक ही टाइम पे हो। ऑन अब्बास साहब, मगर फिर भी इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि ये मफरूज़ों के ऊपर है, अभी ये पूरी बात चल रही है। बिस्मिल्लाह। अगर ये बात मफरूज़ों पे ही है तो फिर ये साउंड बाइट्स देने की ज़रूरत क्या थी वैसे? और एक गवर्नर का, आप गवर्नर KPK का और गवर्नर पंजाब की दोनों स्टेटमेंट्स देख लीजिए। उन्होंने कहा जी खर्चा होता है। अभी अगर इतना ही खर्चे का इशू था तो आइन में लिख दिया जाता, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा महंगा काम है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे ना हो तो इलेक्शन मौखर किया जा सकता है। और गवर्नर KPK की स्टेटमेंट देखिए, गवर्नर KPK की स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इट्स अ वियर्ड स्टेटमेंट। वो कहते हैं ठीक है ऑब्लिगेशन भी है, आर्टिकल 5 कहता है 90 डेज में कराना है, 15 अप्रैल की डेट भी ठीक है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से पहले पूछ लेते हैं। कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे लिखा हो। मेरा पॉइंट ये है, ये कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैं आज बना लूँ। एवरीबडी हैज़ टू फॉलो इट। जस्ट प्रिज्यूम कि एक 5 दिन का क्रिकेट मैच हो और आखिरी दिन फॉलो में टीम कहे जी तुमने स्कोर करना और शाम को जो टीम हारे होगी जिस तरह करें, इसको छठे दिन पे ले जाते हैं क्योंकि मैं अपना स्कोर पूरा नहीं कर सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको ICC गोली मार दी। सो पाकिस्तान में एक चीज़ रिटर्न डाउन है, इलेक्शन होना है। अब इस वक्त जवाज़ जो ढूंढा जा रहा है उस पर डिबेट की जा सकती है कि जवाज़ क्या होगा। जवाज़ तो ये देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने 15 सितंबर को इलेक्शन कराने थे 9 हल्कों में, 9 अक्टूबर जो हमारे हो रहे थे, उन्होंने 1 महीने के लिए मौखर कर दिया और कहा जी पाकिस्तान में क्योंकि फ्लड आ गया। उसमें से एक हल्का मुल्तान भी था, उसमें जंग भी था। मुल्तान और जंग में बारिशें एक साल नहीं होती, फ्लड तो बहुत दूर की बात है, इलेक्शन मौखर कर दिया। दे डोंट गो फॉर रीजनिंग, दे गो फॉर समथिंग दैट सूट्स। यानी क्या चीज़ सूट करती है? इस वक्त पाकिस्तान PDM की जमातें, उनको इलेक्शन सूट नहीं करता। आप ये देखें ज़िमनी इलेक्शन की डेट फ़ौरन आ रही है, 31 में करा दो, अब 33 में करा दो, फलानी करा दो, बाय इलेक्शन उस पर खर्चे का कोई इशू नहीं, लेकिन जनरल इलेक्शन नहीं कराना क्योंकि दैट मीन्स अनदर गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 5 years। दे कांट अफोर्ड इट। सो इट इज़ मोर ऑफ अ पोलिटिकल डिसीजन जिसमें ये फंसे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हम आखिरी हद तक जाएंगे बिकॉज आइन की, अगर आप ये देखिए जिस 10 अप्रैल को हमें फारिग किया गया था तो रात को जब प्राइम मिनिस्टर साहब, जब कासिम सूरी ने स्टेटमेंट दी थी, जब आप कहते हैं हम आखिरी हद तक जाएंगे, व्हाट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर? जेल इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। हम जेलें भरेंगे, हमारे पास लिस्टें मुकम्मल हैं, वर्कर्स आर ऑनलाइन एंड दैट इज़ वन अप्रोच। नंबर 2, देखिए अदालतें पहले जाना चाहिए, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं पहल अदालतें, एक सुने, अदालतें इज़ वन अप्रोच दैट विल डू। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं और इंशाल्लाह हमें अदालतों से पूरी उम्मीद है। नंबर 2 इज़ जेल भरो तारीख, दैट विल ऑब्वियसली बॉन्ड। इसके बाद भी देखेंगे चीज़ें क्या हो सकती हैं, बट ये ऐसा नहीं है जिस पे पाकिस्तान इसको एब्जॉर्ब कर दे। हम इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। विल गो टू द एवरी लास्ट मिनट वी कैन गो। सलाउद्दीन साहब, आपने ऑन अब्बास साहब की भी बात सुनी, इरफान कादिर साहब की भी बात सुनी, आप भी वकील हैं। हालांकि इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि जी जब होंगे डिले तब इस पे बात करेंगे, अभी मफरूज़ों पे है। तो फिर जो वफाकी वज़ीर हैं वो इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? और वो ये कहते हैं कि जी रीज़निंग जो देते हैं, हमारे भी सोर्सेज हैं, वो ये कहते हैं कि जी अगर हम इलेक्शंस कर भी लेते हैं पहले तो उसके अंदर जो वफाक का जो एक इन्फ्लुएंस होता है, ब्यूरोक्रेसी उनकी होती है, तो फिर बाद में खान साहब कहेंगे कि जी आपने करप्शन जो है वो की है इस इलेक्शन के अंदर, या आपने रिगिंग की है इस इलेक्शन के अंदर, तो वो भी इलेक्शन जो है मुतनाज़े हो जाएगा। तो अब ये क्या जवाज़, एक कानूनी जवाज़ हो सकता है? जी मुनीज़ा, देखें, मैं इरफान कादिर साहब बड़े सीनियर हैं, उनकी इस हद तक तो मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हर गैर आइनी काम जो होता है वो उस पर आर्टिकल 6 लागू नहीं होती। बहुत सारे गैर आइनी काम होते हैं और उनको फिर अदालतें दुरुस्त करती हैं। कोई ये नहीं होता कि हर आदमी को फांसी लगाई जाए, मगर उसका ये भी मतलब नहीं कि आप फिर जानबूझ के गैर आइनी काम करें। जब आइन में एक
क्लियर आर्टिकल मौजूद हैं। 90 दिन के अंदर अंदर डिसोल्यूशन की सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होनी है। तो मैं नहीं समझता अभी कोई भी ऐसा कोई जवाब किसी भी मिनिस्टर ने कोई ऐसा पेश किया है जिसमें कोई वजन हो। आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली की इलेक्शन साथ साथ होंगी। हाँ, ये है कि तारीख हमारी यही है कि साथ साथ हुई हैं अमूमन, मगर कोई उसमें कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। बाकी जहाँ तक खर्चे की बात है तो अगर इस बुनियाद पे तो खर्चा तो वैसे ही पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, तो जब तक हमारा नेशनल डेट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। या इवन जो बात एक गवर्नर साहब के जो लेटर में बात थी कि सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो आपको याद होगा इससे बहुत संगीन हालात में भी पर आपको परवेज मुशर्रफ साहब की याद है जब इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने कहा था कि टेररिज्म हर रोज हर दूसरे दिन बम धमाका होता था। उसके बावजूद तमाम बिल्कुल तमाम उसके बावजूद तमाम जो अवाम थी, तमाम पार्टियां थी, उनकी यही जिद थी कि इलेक्शंस तो हर सूरत में होनी है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ठोस कोई वजह है जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। जी, इरफान कादिर साहब, चूँकि आप वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी हैं, क्यों फिर जो गवर्नर्स हैं, चूँकि वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्यों डेट नहीं दे रहे? वो क्यों जो है आपस में मुशावरत करके बाहर आके ये बयानात देते हैं, जिस तरह मैंने आपको सुनाया कि जी बहुत पैसे खर्च होते हैं, हम जो इलेक्शंस हैं इकट्ठे करेंगे, और फिर क्यों उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वापस खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने लिखा कि जी आप सिक्योरिटी के हालात देख लें? देखें, आइन में 3 किस्म की तहलील होती है असेंबली, 3 किस्म की डिसोल्यूशन होती हैं। एक वो डिसोल्यूशन होती है जो गवर्नर साहब जो है वज़ीर आज़म के मशवरे पे डिसॉल्व करते हैं। दूसरी डिसोल्यूशन वो है जो कि गवर्नर साहब जो है उनका मशवरा नहीं मानते तो 48 घंटे के बाद आइन में खुद ब खुद वो असेंबली तहलील हो जाती है। और तीसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नर साहब खुद डिसॉल्व करते हैं, जहाँ पे कि नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है और कोई भी शख्स जो असेंबली में है वो कमांड नहीं करता कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी का। तो तीसरी सूरत जो है ना, जहाँ सिरियन गवर्नमेंट गवर्नर खुद डिसॉल्व करते हैं असेंबली को, वहाँ पे उन्होंने डेट अपॉइंट करनी है। तो पंजाब में उन्होंने डेट नहीं अपॉइंट करनी। अब फ्रंटियर में भी जो सूरत हाल है वो भी सिरियन गवर्नर ने खुद डिसॉल्व नहीं की, बल्कि वजीर आला के मशवरे से की है। तो ये हमारे जो बहुत सारे लोग हैं उनको शायद सही तरीके से बताया नहीं गया। तो इसमें मामला बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे गवर्नर ने कोई डेट नहीं देनी। अब रही दूसरी बात कि अगर तो सर डेट कौन देगा फिर आपकी? देख, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है कि 90 डेज में आपने कराना है, खत्म हो गया। नहीं, मगर किसी ने तो इलेक्शन कमीशन ने फिर करना है ऐलान, इसका आपका कहने का मतलब है? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, उन्होंने डेट दी हुई आइन में, लेकिन अगर फर्ज किया कि वो प्रैक्टिकली नहीं है तो ये कौन डिटरमिन करेगा कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है? तो उसमें डेफिनेटली अगर इलेक्शन कमीशन वो 90 डेज की कंडीशन को वायलेट करता है तो फिर जो उनके मेंबरान या चेयरमैन जो है उनके खिलाफ फिर प्रोसीडिंग्स होगी ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उन्होंने वायलेट किया, उन्होंने मिसकंडक्ट किया। लेकिन अगर वहाँ जेन्युइन रीजंस हैं कि एक ऐसी पार्टी जो इलेक्शन, अब बाई इलेक्शन भी तो होने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले बाई इलेक्शन हो गए तो उन पार्टी का पता क्या करी 30 नशिस्तों में मैंने अकेले नहीं डाल लेना, और वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए चाह रहे हैं कि इलेक्शन अलग टाइम पे हो। आइन की रूल देखें, आइन की स्पिरिट देखें। आइन की स्पिरिट ये है कि जब भी इलेक्शन हो पाकिस्तान में तो केयर टेकर सेटअप ना हो उस वक्त। अब यहाँ पे जब नेशनल असेंबली के होंगे तो सूबों में केयर टेकर सेटअप होगा, और जब सूबों में होंगे तो वफाक में केयर टेकर सेटअप होगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकलिटीज और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ये कौन देखेगा? ये इलेक्शन कमीशन देखेगी क्या वकील देखेंगे या अदालतें देखेंगी? ये ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के देखने की चीज है। इलेक्शन कमीशन को मैंडेट ही ये दिया गया। अब अगर इलेक्शन कमीशन को भी आप नहीं मानते और अदालतों को उन पर भी हावी कर देते हैं तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अदालतें ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, आप अदालतों को और कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। ठीक है, आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है और वाकई में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है एक बहुत भारी, जिसे कहते हैं ना, एक फैसले उन्होंने करने। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ऑन अब्बास साहब, आपने इरफान कादिर साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा नाउ द बॉल इज़ इन द इलेक्शन कमीशंस कोर्ट। अब उन्होंने डेट देनी है, वो ये कहते हैं कि, और उन्होंने आइन की स्पिरिट को, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को देख के देनी है कि जी अगर सूबों के अंदर इलेक्शंस होते हैं और केयर टेकर सेटअप वफाक का होता है, और दूसरी तरफ से अगर वफाक के लिए इलेक्शंस होते हैं, तो सूबों के अंदर अगर आपकी हुकूमत होगी तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे होगा मेरे भाई? अच्छा, ये जो सवाल रेज किए जा रहे हैं, ये तो लगता है सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की कहानी चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा गवर्नर को कि 12 से 17 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन की डेट बनती है, आप बताएं आपको मौजूद डेट कौन है। गवर्नर कहता है कि जी मैं समझता हूँ इस वक्त जो हालात हैं उसके बाद फलाने से मशवरा करना चाहिए, और गवर्नर के पंजाब का बयान भी सामने आ गया ना, दूसरे कि खर्चा, एक कह रहा है खर्चे का इशू है, दूसरा कह रहा है जी वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का इशू आ गया। सो उन्होंने रीज़न क्रिएट कर दी, अब इसमें खामोशी इख्तियार कर दी। द पॉइंट रिमेन्स कि अगर ये सारी कदगने हैं तो फिर वो 90 डेज आर्टिकल 5 फिर किधर है, वो खामोश हो गया। सो कोई रीज़न, कोई लॉजिक दुनिया में, मतलब पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो इसको खामोशी से, अब मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, बट आई डू नो इट वंस इट डिसॉल्व्ड। फिर ये फेडरल वाला जो इशू रेज किया जा रहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोविंसेस। आपने प्रोविंशियल डिसॉल्व, और एक बात बताएं, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त पाकिस्तान, बात तो सही कह रहे हैं ना कि अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, तो जब आपके घर में ये घुसे होंगे या उनके घर में आप घुसे होंगे, तो कौन, मैं फिर आपको एक और लॉजिक क्रिएट करूं कि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं केपीके के अंदर, आपके ख्याल में एक गवर्नर केपीके पूरे सूबा केपीके को चलाएगा, या एक गवर्नर पंजाब पूरे सूबे पंजाब को निगरान सेटअप चलाएगा? ना वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है, ना वो बजट बना सकता है, ना वो मेजर डिसीजन कर सकता है। 12 करोड़ आवाम के लिए एक आपने क्या कहते हैं नॉमिनेटेड शख्स बिठा दिया, हु हैज नो अथॉरिटी टू डू इट, तो 6 महीने वो लोग तो बर्बाद हो जाएंगे जस्ट बिकॉज आपके विल एंड विम्स मिशेस जो है ना वो सेटल नहीं हो रही। आई मीन ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग वेरी टेरेबल। ये बात आपने बड़ी अहम रेज की है सलाउद्दीन साहब, आपने सुनी होगी ऑन अब्बास साहब की बात। वो कहते हैं कि जी एक गवर्नर जो है कैसे वो इतना बड़ा सूबा चला सकता है? हमारे सूबे तो लोगों जो दुनिया भर में मुल्क हैं उतने बड़े होते हैं, तो हाउ कैन यू लीव इट ऑल टू वन पर्सन? देखिए, बात ये है कि आप ये सिर्फ ये वाली सिचुएशन ना देखें ना कि इस साल बेसिकली जनरल इलेक्शन जो वफाक की होनी है और जो सूबों की होनी है उनमें 3 महीने का फ़र्क है, तो इसलिए कह रही हैं कि हम साथ साथ करा देंगे। आप वैसे देखें, फ़र्ज़ करें कि दूसरे साल में कोई भी सूबाई असेंबली है, उसका चीफ मिनिस्टर अपने गवर्नर को एडवाइस करता है कि मैं डिज़ोल्व करना चाह रहा हूँ असेंबली, या फॉर वन रीज़न और दी अदर वो अपना कॉन्फिडेंस जो है हाउस का, अपने हाउस का, वो लूज़ कर देता है दूसरे साल में, तो क्या गवर्नर साहब अब 3 साल बैठे रहेंगे कि उस सूबे में इलेक्शन हो ही नहीं सकता कि जब तक वफाक के इलेक्शंस ना हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। और आइन की जो लैंग्वेज है वो भी क्लियर है, इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 69 है गालिबन, उसकी भी लैंग्वेज क्लियर है कि आपने किसी एक प्रोविंस की या वफाक की जो इलेक्शन है वो डेफिनेटली एक दिन पे होनी है, मगर वफाक की और सूबों की आप एक दिन कर सकते हैं। और आप मे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रेशन पे है कि वो एक दिन होल्ड करे या ना करे, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है ना आइन में ना किसी कानून में कि आपने इलेक्शन एक ही दिन करने हैं। और ये नामुमकिन सी बात है, वरना आप सारे डिफरेंट जो सूबे हैं उनमें अपनी अपनी सियासतें हैं, अपने अपने हाउसेज हैं, कई वजूहात हो सकती हैं कि तो आइन क्लियर है, एडवाइस करे अपने गवर्नर को कि आप बिल्कुल क्लियर, आइन क्लियर है। इरफान कादिर साहब, आपका रिएक्शन, आपने दोनों की बात सुन ली। मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी सही बात की सलाउद्दीन साहब ने कि अगर 2 साल पहले या 3 साल पहले एक असेंबली तहलील हो जाती है तो फिर 3 साल तो इंतजार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे 2-3 माह के अंदर इलेक्शंस होने हैं, पहले बाई इलेक्शंस होने हैं, फिर सेंसस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर सूबाई असेंबली, फिर कौमी असेंबली, ये सारे इस तरीके से उन्हें इतनी जल्दी में होने हैं। और फिर वो पार्टी, अकेली एक पार्टी पाकिस्तान की कह रही है कि जल्दी इलेक्शन कराओ, जो कि अपने वक्त में असेंबली डिसॉल्व करके जल्दी इलेक्शन करा सकती थी, जिसने कोई नहीं कराए। जब नो कॉन्फिडेंस आया तो उनको याद आया कि अभी इलेक्शंस कराने हैं। उसका कॉन्डक्ट भी देखें, उस एक पार्टी का कॉन्डक्ट देखें, तो उससे तो हम सिर्फ लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। मैं अभी भी एग्री करता हूँ सलाउद्दीन साहब से कि 2-3 साल की बात होती, वो ठीक कह रहे थे, लेकिन जहाँ बात है हार्डली 2 महीने की, 3 महीने की, वहाँ पे आप इतने सारे अलग-अलग इलेक्शंस कैसे कराएंगे? और फिर सेंसस भी कंप्लीट नहीं हुआ,
तो आइन की रूह जो है वो तो डिफीट होकर रह जाएगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी ये इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि ये इलेक्शन हो जाए। हाँ, ये नाराज हो या ना हो, ये इलेक्शन नहीं पॉसिबल कि ये अक्टूबर नवंबर से पहले ये इलेक्शन हो जाए, हो ही नहीं सकते। अच्छा, आपने सुन लिया, अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं हो सकते। द कैट इज कमिंग ऑफ द बैग राइट नाउ। अब मैं एक पॉइंट देता हूँ। सो ये एक लॉजिक है पड़ा कि जी 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन अगर पहले हो गए तो जब फेडरल का इलेक्शन आएगा तो 2 सिटिंग गवर्नमेंट्स होंगी तो उनको डिसएडवांटेज होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इस वक्त जो हमारा राइट है, कह रहे कुछ महीनों की बात, अच्छा हमारा राइट, सो द थिंग, हमारा जो राइट बनता है, जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल स्टांस है, हम उसको फोरगो कर दें और जो उनका राइट है उसके ऊपर जाए। व्हाई नॉट, एक सोल्यूशन है, फिर वो अपना राइट फोरगो कर दे और नेशनल असेंबली तोड़ दे। मुझे एक बात बताइए, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे आपको बार-बार बुला रहे हैं, आप इनके साथ मुशावरत करें। फोन किया उन्होंने असद कैसर साहब को, ट्विटर के थ्रू, असद कैसर को फोन किया। देखिए अब हुआ ये पहली दफा, अब हुआ। और आप सीरियसनेस चेक करें कि इस वक्त अगर पेशावर में इतने बुरे हालात थे और एपीसी बुलाई गई थी, इस वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर उठ के टर्की चला गया। दुनिया में किसी का कोई प्राइम मिनिस्टर दुनिया का वहां नहीं पहुंचा। वो कौम अपनी तकलीफ में मॉर्निंग कर रही है और हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां जाके प्रोटोकॉल लेगा। एग्जैक्टली इस तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने 1999 में इनके साथ यही किया था। ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अगर इतनी सीरियस अप्रोच थी तो इसको एपेक्स कमेटी के बाद इसको कर लेते। आपने डेट चेंज करने का मकसद और है कि इस वक्त आर्मी चीफ ही मुल्क में मौजूद नहीं है। दे वर नॉट सीरियस देमसेल्फ। इन्होंने उनसे पूछा नहीं, फिर भी आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जा सकते थे। आर्मी चीफ ही मौजूद है, इन्होंने वैसे ही कैंसिल करनी थी। हमारी वैसे नहीं कर रहे। आर्मी चीफ से मुल्क में मौजूद, उसके बगैर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। और दूसरी बात है, आपने जिसको उसका मौजूद होना जरूरी है, वरना सियासतदान एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, जिसको सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाना है, आप उसके साथ रवैया तो चेक करें। आपने पिछले 1 माह में जो हमारे साथ रखा है, फवाद चौधरी, शेख रशीद, आप एक साइड पे हमें उसके बाद एक्सटॉर्शन हमारे साथ करते रहे और दूसरे की तरफ कुर्सी पे आके बैठो ना, क्योंकि जो हमने हार्ड डिसीजंस करने हैं उसका एथिकल मैंडेट आपको चाहिए। इखलाकी मैंडेट लेने के लिए अगर आपको इमरान खान की जरूरत है तो इलेक्शन कराओ, लेट हिम टेक द हार्ड डिसीजंस, वो खुद ले लेगा। ही डजंट नीड यू टू फॉर दैट वन। हम 2014 में इनके साथ बैठे थे, वो टीओआर जब एपीसी पहली हुई थी उसमें बैठे थे, बट दिस टाइम दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। इनको तो पता ही नहीं है कि इस वक्त अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे तो फिर एक ही दरवाजा गेट होता है जिसके ऊपर आप बात करेंगे। आप खुद ही उसी गेट की तरफ अपना 11 पार्टीज बैठे, दे कैन डिसाइड देमसेल्फ। इमरान खान की क्या जरूरत है? आपने उसको मतलब जो इमरान खान के साथ हो रहा है, डू यू रियली थिंक ये सीरियस है हमारे साथ बात करने के लिए? ये हम एंगेज करना चाह रहे हैं? सलाउद्दीन साहब, आई मीन मूविंग अवे लिटिल बिट फ्रॉम पॉलिटिक्स, जो आज काबीना ने कमेटी एक बनाई है उसके बारे में भी बात कर लें, क्योंकि जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि जी पकड़ धकड़ इनके लोगों की हो रही है, वो तो हो रही है, आपने खुद भी देखा है। मगर इन्होंने जो एक बिल का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने कहा है कि जी हमारा मकसद है कि पाकिस्तान पीनल कोड और CPRC में तरमीम की जाए और जो कोई भी पाकिस्तानी फ़ौज और अदलिया की किसी भी मीडियम पर तज़हीक करेगा, इसको 5 साल तक सज़ा हो सकती है। और हमारी जो खबर है उसके मुताबिक काबीना के ज़्यादातर जो अरकान हैं उन्होंने इस बिल को मुखालफत की है, पर इस बिल की मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है ये क्यों कोशिशें की जा रही हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। चूँकि आपको याद होगा पहले भी एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है अमजद नियाज़ी साहब ने, PTI के जो अमजद नियाज़ी हैं, उन्होंने जमा किया था, कमेटी से भी पास हो गया था, मगर इवेंचुअली पास नहीं हुआ। अब फिर से कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ये PTI के दौर में हुआ था और अब आज हम यहाँ PMLN के दौर में भी देख रहे हैं और PDM के दौर में भी देख रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो कानून है ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसमें होना ये चाहिए असूलन कि किसी भी जज या किसी भी फौजी अफसर के बारे में अगर आप दिल में भी कुछ सोचें, बुरा भला सोचें, या आपको ख्वाब में भी उनके बारे में कोई उनकी शान में अगर आप कोई गुस्ताखी कर दें तो आपको उसी वक्त सजाए मौत हो जानी चाहिए। क्योंकि देखें जो हमारे सबसे कमज़ोर इदारे हैं, हमारी जो अस्करी क़यादत है और हमारी जो अदलिया है, ये बिल्कुल ही डिफेंसलेस और बिल्कुल बगैर किसी प्रोटेक्शन के हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए बड़े सख्त कवानीन की ज़रूरत है। ये 5 साल से मामला हल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आपने एक तरीके से सार्कास्टिक अंदाज में ये बात कही है, मगर उस बिल के अंदर ये कहा गया है कि चूँकि जुडिशरी को और हमारी फ़ौजी क़यादत को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि वो सामने आके अपना जो नेगेटिव स्कैंडलस प्रोपेगेंडा है उसके ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठा सकें, तो इसलिए इस बिल की जो है ज़रूरत पड़ी। चलें इधर एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। मगर नाज़रीन, माजी में भी जो इस तरह के कवानीन बनते गए उसके अंदर हमने देखा कि जिन लोगों ने वो कवानीन बनाए वो जब अपोजिशन में गए तो उसी की जद में आ गए। तो इज़ हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ? पूछेंगे इरफान कादिर साहब से वक्फ़े के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि काबीना ने एक बिल की मंजूरी के ऊपर बात की है। अभी तक मंजूरी नहीं दी गई, मगर ये बात की गई है कि CRPC के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर तरमीम की जाए और जो कोई भी पाकिस्तानी फ़ौज या अदलिया की किसी भी मीडियम पर तज़हीक करेगा उसको 5 साल तक सज़ा हो सकती है। इरफान कादिर साहब, ये तो बिल जो है प्राइवेट मेंबर बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब दौर था तो उसके अंदर वो लेके आए थे, तब आपकी जमात PMLN जो थी उन्होंने इसके ऊपर सरापा एहतजाज थे, वकला बरादरी भी बहुत बोली थी। पर आज आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई कि ये काबीना के अंदर आप बिल प्रपोज करें? देखिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब अपनी ज़ाती हैसियत में दे रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मेरे से इस पर तो कोई इनपुट मैंने उनको नहीं दिया। तो ज़ाती हैसियत में मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया या हमारी अफवाज इतनी कमज़ोर नहीं है कि मुंह से चंद लफ्ज़ बोल दिए जाए उनके खिलाफ तो उनको कोई खदशात पैदा हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है वो हम सबको बर्दाश्त करना चाहिए, और इस तरह के कवानीन के मैं ज़ाती हैसियत में हक में नहीं हूँ। ऐसे कवानीन किसी भी मुल्क में नहीं बनने चाहिए, और ख़ास तौर पे मैं तो ये जो कंटेम्प्ट का जिस बेदरेग तरीके से अदलिया इस्तेमाल करती है ये भी ख़त्म होना चाहिए। ख़ास तौर पे वो वाली कंटेम्प्ट जो कि किसी जज के बारे में होती है और वो खुद ही उसको टेकअप करके तो वो लोगों के पीछे नोटिस देने शुरू कर देता है। तो दुनिया में बहुत तब्दीली आ चुकी है और हमें अब दिल बड़े करके तो अपनी अदलिया को चलाना है, और बाकी इदारे जो है उनको भी दिल बड़े करने होंगे। और अगर उनका क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो उनको पता कैसे चलेगा, और अगर गलत क्रिटिसिज्म है तो उसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। अगर गलत है तो कौम वैसे ही उस क्रिटिसिज्म के साथ नहीं होती, और अगर क्रिटिसिज्म सही है तो फिर इदारे को चाहिए या उन लोगों को चाहिए जो किसी इदारे में कि वो अपनी दुरुस्तगी कर सके। और ये जो आपकी एक राय है, पर्सनल राय है, मगर आप चूँकि बहुत सीनियर कानूनदान हैं और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी है, हमारे इत्तलात के मुताबिक ये वज़ीर आज़म का ही आइडिया था, और बेशतर जो लोग थे काबीना ने उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं होगा कि अगर आप ये कानून जो है इसके अंदर तरमीम करें। तो आप वज़ीर आज़म को भी यही राय देंगे जो आप इधर दे रहे? जी, मैं बिल्कुल यही राय दूंगा जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ऑन अब्बास साहब। अच्छा, मैं आपको शायद याद हो इफ्तिखार चौधरी का जो दौर रहा है हमारे पास, एक हिसाब से कोई बड़ा ही हराने के लिए बड़ा स्याह किस्म का दौर रहा, सुओ मोटो नोटिस लिए जाते थे। समहाउ अगर यही रीत दोबारा इससे आनी शुरू होगी तो इसके मिसयूज़ होने के चांसेस हैं। आपको याद है हमारी गवर्नमेंट में एक लॉ आया था जिसमें सहाफ़ियों के लिए था कि अगर सहाफ़ी गलत मीडिया रिपोर्टिंग करेंगे तो उनको सज़ा हो सकती है। तो आप सारे जर्नलिस्ट ने कहा था ये कौन सा मीडिया जो मीडिएशन लॉ एक आया था, फवाद चौधरी साहब ने पेश किया था, तो उस पर हमने भी एग्री किया था कि यार समटाइम्स ये लॉ बनाए जाते हैं जज्बात में, बट उसके जो रेपरकशंस है वो आम लोग, क्योंकि फिर उसका जो SOP और TOR है वो प्रॉपर्ली फिर फॉलो नहीं किया जाता है ना। ये आप एक और शक्ल में लेके आए थे, आपके जो कॉलीग हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, अमजद न्याजी साहब, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ही लेके आए और ये कमेटी में पास हो गया था। मैं द पॉइंट इन इटसेल्फ सेंस में तो शायद इट मेक सेंस कि शायद अगर किसी फौज के किसी इदारे के खिलाफ बात की जाए तो वो आपसे रिप्रेंड नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो TORs हैं अगर उसको एग्जीक्यूशन में प्रॉपर फॉलो ना किया तो फिर मिसयूज ये बहुत हो सकता है, चाहे वो अदलिया हो, ऐसे मुल्क में चाहे वो अदलिया में, जहां मतलब अदलिया और वेरी फ्रैंकली अब जनरल जो है इलेक्शन कमीशन, आपको इस पाकिस्तान में कोई कानून तो नहीं है ना कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत भी हो सकती है। तो एक मुंशी का कहा फवाद चौधरी ने, तो उन्होंने साथ जोड़ दिया, मुंशी नहीं कहा, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों को धमकी दी। फवाद चौधरी ने बड़ा क्लैरिटी से कहा था कि आपके बच्चे भुगतेंगे, यानी कि पाकिस्तान के साथ कोई बुरा होगा तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान नीचे जाएगा तो सारी अवाम का मुस्तकबिल डाक चला जाए, तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल डाक है। लेकिन उन्होंने उसकी टर्म को पकड़ के दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। ये जो मिसयूज ऑफ पावर है इन लॉज के नतीजे में फिर आगे बढ़ सकती है। आई थिंक दैट हैज टू बी थॉट थ्रू, जरा ज्यादा होना चाहिए, एंड ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस मस्ट गेट इनटू इट। मतलब यस इट इज द रिक्वायरमेंट बट दिस इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वे टू गेट ओवर विद। मगर देखिए ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस शुड गेट इनटू इट। आप लोग आपस में बात करेंगे तो गेट इनटू इट ना। आप तो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ वापस आए तो हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। जिन्होंने इलेक्शन कराना है वो इलेक्शन कराने डेट तय है, हम उनके साथ क्या बैठे? कॉन्स्टिट्यूशन तो सलाउद्दीन साहब आप तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। शेख रशीद साहब को भी अब उनके ऊपर भी सेडिशन के पर्चे हो रहे हैं, और उनके वकील जो हैं वो कहते हैं कि जी पहले FIR के पहले चार्जशीट भी नहीं दी जाती,
उनके ऊपर जो उनका इल्ज़ाम है वो भी नहीं उनको बताया जाता। तो अगर इदारे जो हैं और ख़ास तौर पे जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, हुक्मरान हैं, और वो डेफेमेशन के पर्चे जो हैं वो लगा रहे हैं और अरेस्ट भी कर रहे हैं, चूँकि ये भी उनके वकील ने कहा कि जी इमरान खान साहब को तो डेफेमेशन का पर्चा भेज दिया मगर शेख रशीद साहब को अरेस्ट कर लिया जरदारी साहब ने। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं, वकला बरादरी कैसे देखेगी? जी देखिए, मैं समझता हूं कि अभी भी जो हो रहा है ऐसे ये सेडिशन के जो पर्चे कट रहे हैं बिल्कुल गलत हैं। माजी में जो खान साहब की हुकूमत में भी कई सियासतदानों के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इसी किस्म के पर्चे काटे गए, लोगों को अरेस्ट भी किया गया, FIA ने लोगों को उठा के कस्टडी में भी लिया। तो नेचुरली ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो कानून अभी बनाने जा रहे हैं ये एंड में इन्हीं सियासतदानों के ख़िलाफ़ वेपनाइज होगा। बात ये देखिए, सिंपल सी बात है, आपने हर चीज़ में तो इन इदारों को इस्तिस्ना दे दिया है। आपने इन्हें नैब के कवानीन से इस्तिस्ना दे दिया है। आपने किसी किस्म की बजट की अकाउंटेबिलिटी ना डिफेंस बजट की भी होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट से पूछती है, सो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब कह देते हैं कि हम आपके ताबे नहीं है, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो उनकी अकाउंटिंग की भी, उनके अकाउंट्स और एक्सपेंडिचर की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी आप देखें, हाल में ही FBR ने नोटिस किया है कि सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करेंगे, उसमें भी जजेस शामिल नहीं हैं, फौजी अफसरान शामिल नहीं हैं। अब ये हुकूमत चाहती है कि इनको अब किसी किस्म की पब्लिक तनकीद से भी उनको इस्तिस्ना दे दें। तो मैं समझता हूँ ये इससे जमहूरियत कमज़ोर पड़ेगी पाकिस्तान में, और ये किसी भी एडवांस्ड मुल्क में, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इरफान कादिर साहब, आपकी भी राय लूँगी इसके ऊपर, चूँकि देखिए हुकूमत जो है इस वक्त, चाहे इलेक्शन कमीशन जो है वो मूव कर रहा हो अगेंस्ट फवाद चौधरी, मगर फिर भी हुकूमत तो आपकी है, और पुलिस, FBR, FIA, ये सब आपके मातहत हैं, ये सारे इदारे। देखें, ये एक कल्चर जो है पाकिस्तान में पनपता रहा है, और ये जो थानों में जो दरखास्तें आती हैं उन पे FIR काटी जाती हैं, वो एक टोटली एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेटअप है। अगर तो आपको स्पेसिफिकली पता है कि हुकूमती अरकान ने ज़बरदस्ती ये पर्चे करवाए हैं तो बिल्कुल आप कौम के नोटिस में लाएं। लेकिन अगर एक ऐसा कल्चर जो कि पिछले 10-15 साल से एक टाइम हो चुका है पाकिस्तान में, या 20 साल से, तो उसको तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, उनको मिलके, जैसे हॉन साहब फरमा रहे थे, मिलके बैठना पड़ेगा और वंस फॉर ऑल इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और अकाउंटेबिलिटी जो है अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सलाउद्दीन साहब ने, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं करेंगे उसकी ना लेजिटिमेसी होगी ना एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और अदलिया ने बड़े आराम से अपने आप को बाहर कर लिया असफंदियार वली केस में, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जुमरे से खुद ही बाहर निकला है। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है सारे पाकिस्तान के अकाउंट्स देखती है, ऑडिटर जनरल जो है वो बहुत पाकिस्तान है, उनके किस तरह से आप उनके ऑडिट वगैरह से अपने आप को अलग कर सकते हैं, तो ये बड़ी उनको भी, ठीक है, उनको भी अकाउंटेबिलिटी के जुमरे में आना चाहिए। एक आखिरी नहीं, वो आते हैं लेकिन उन्होंने खुद वायलेट किया है लॉ को, और उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको सजा उस तरह से ना दी जाए जजेस को, लेकिन एक टोकन पनिशमेंट जरूर दी जाए ताकि आइंदा कोई एडवेंचरर जो है जुडिशरी से भी इस तरह की चीज़ ना कर सके। और आपका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, मगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए चूँकि कल वज़ीर आज़म ने जो विकिपीडिया के ऊपर एक पाबंदी लगाई थी वो उन्होंने हुक्म दिया कि उसको उठा ली जाए, और इसके ऊपर जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था उसको बड़ा धचका लगा था। मगर आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने एक केस की हेयरिंग के दौरान PTA को ये कह दिया है कि जी आपके पास अथॉरिटी है कि आप किसी भी वेबसाइट को बैन कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में फिर क्या PTA लाहौर हाई कोर्ट की बात सुनेगा कि या वजीर आजम की बात सुनेगा? मैं समझता हूँ कि इन मामलात में उनको जो सही बात है वो सुननी चाहिए, और वजीर आजम इन एनी केस पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अदलिया की तो ये डोमेन ही नहीं है कि इस तरह की डायरेक्शन इशू करना शुरू कर दें और PTA वगैरह को रन करना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि PTA में भी इनको चाहिए कि ऑनेस्ट और मजबूत अफसरों को लगाएं, जो कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स अगर कोर्ट के भी हैं तो उनको प्रेशर को विथस्टैंड कर सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नबाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसे मुझे जालिब साहब का एक शेर याद आ गया, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, इसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।